नमस्कार, मैं हूं रूपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम चुनाव पे चर्चा। मैं इस समय तिकोनिया पार्क में मौजूद हूं, जहां पर मेरे साथ किसान मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग अपना आपस में चर्चा कर रहे हैं 2022 का चुनाव कैसे रहेगा, अब की प्रत्याशी किस तरह खड़ा किया जाए और जो प्रत्याशी आए वो मेरे लिए कितना कार्य करेगा और जो मेरे विकास कार्य रुके हैं मेरे लिए क्या हित की बात करेगा। इन लोगों से बात करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि हमारे चैनल के माध्यम से क्या करना चाहते हैं। आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव की? जो किसान का मदद करेगा हमेशा वही मदद किया जाएगा। 5 साल में कितना विकास कार्य कैसे हुआ? विकास तो कुछ नहीं हुआ है, फिलहाल किसान जो मदद करेगा वही मदद किया जाएगा। आप बताइए बाबूजी कैसा रहेगा आपकी? किसानों का विकास तो कुछ भी नहीं हुआ। महंगाई चरम सीमा पर गई और खेत बाड़ी रखाते रखाते जान चली जा रही है। रात को 12-12 बजे जाके उठ के उनको देखना पड़ता है। बिजली की महंगाई चरम सीमा पर, इस तरह से उनसे मतलब हम लोग तरसते ही हैं। तो अब की बार क्या सोचा आपने? अब की बार मतलब जो सरकार अच्छी चलाएगा उसी को सोच रहे हैं देने के लिए, और क्या। अभी सोचा नहीं किसको देंगे? सोचा ही है समझो। अच्छा चलिए, आप बताइए कैसा रहेगा आपकी? भैया जो है ये सरकार तो भ्रष्ट है, इसमें कोई किसानों की बात तो करता नहीं। छुट्टा साण से लोग परेशान हैं, तो इस बार जो है जहां किसान भाई चाहेंगे वहां अपना वोट करेंगे। आप बताइए बाबूजी कैसा रहेगा आपकी? अब की तो अच्छा नहीं रहेगा। क्यों? प्रेजेंट सरकार के लिए, क्योंकि किसानों के हित में कोई काम नहीं हो रहा है। और सबसे तगड़ी मुहिम तो सरकार के खिलाफ ये है कि जो इनके द्वारा छुट्टे जानवर हैं, छुट्टे जानवर से इतनी परेशानी है कि खेत में कोई भी फसल बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। उसके बाद किसान के फसल की कीमत तय नहीं हो पा रही है। इन्होंने झूठा वादा किया एमएसपी पे गारंटी देने की, वो झूठा आश्वासन दे के हम लोगों को गुमराह किया। तो ये झूठी सरकार है। चलिए आप बताइए कैसा रहेगा आपका चुनाव? अब ये सरकार जो 5 साल किया है वो तो खुद जानती है क्या प्रतिफल होगा। 3 कृषि कानून के लिए हमको 13 महीने तक दिल्ली के सीमाओं पर बैठाए रही और 750 किसान शहीद हो गए। उसको इस देश का किसान भूल नहीं सकता है। इस प्रदेश में सबसे अधिक बिजली महंगी है। इन्हीं की सरकार हरियाणा प्रदेश में भी है, वहाँ 15 रुपये हार्स पावर, उत्तर प्रदेश में 175 रुपये हार्स पावर। कितना बड़ा अन्याय है। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हम 2022 में आय दोगुनी करेंगे। 2022 में भी 1 महीना तो आज बीत गया। आय दुगनी क्या, यहाँ खर्चा दूना हो गया। यूरिया की कट्टी जो है 5 किलो घटा करके दाम बढ़ा दिया, बिजली के दाम बढ़ा दिए, डीजल बढ़ा दिए, सब तो हमारी लागत को बढ़ा दिया। लागत बढ़ गई, आमदनी बढ़ी नहीं, तो कहाँ से हमारी आमदनी दुगनी होगी? बिल्कुल हमारी आमदनी ख़त्म हो गई। किसान परेशान हो गया। उसकी फसल पैदा करने में, सांड रखाने में, बिजली बिल अधिक देने में, डीजल अधिक देने में उसकी लागत कई गुना बढ़ गई है। वो बहुत अच्छी तरह से याद किया है, आने वाले चुनाव में उसको बताएगा। चलिए आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव? बहुत ख़राब चुनाव रहेगा। ये बहुत भ्रष्ट सरकार, जुमलेबाज सरकार है। विकास के नाम पे वोट लिया, आज बच्चे बेरोजगार, 69,000 बच्चे बेरोजगार रोड पे घूम रहे, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पे लाठियां चार्ज हो रही हैं। तो ये कैसे हजम करेंगे लोग? किसान 13 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पे आंदोलन पे था। एमएसपी की गारंटी के लिए लिखित आश्वासन ये दिए थे, लेकिन कोई आश्वासन देने के बाद ही मुकर गए। सब पे महंगाइयाँ बढ़ी जा रही हैं। छुट्टा जानवर को इस ठंडी में लोग अपने गांव में लाठी लेके रात में वो अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं। आप बताइए, त्रस्त हैं इस सरकार से, भ्रष्ट सरकार से त्रस्त हो गए हैं। क्या रहेगा आपकी? ये सरकार आई थी, किसान की आय 2000 में दूने करने के कहा था इस सरकार ने। कंडीशन ये हो गई कि किसान के खर्चे बढ़ गए, बेदूने हो गए, आय ऑटोमेटिक आधी हो गई। किसान को मिटाने का काम इस सरकार ने किया है। मैं कहना चाहूँगा, छुट्टा जानवर तमाम तरीके के 6,000 रुपये किसान को देकर क्या ये मैसेज देना चाहते हैं? किसान की आर्थिक स्थिति को डैमेज करके 6,000 देकर उसकी भरपाई कर पाएंगे आप? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये सरकार आय 2022 पे कैसे दूना करेगी? अभी 22 तो चल गया, आप देखिए इसका क्या हाल हो गया।
जानवर सब खेती को खा रहे हैं। एमएसपी पे जो धान है वो बिक नहीं रहा है। सरकार की कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो प्रभाव बता सके कि एमएसपी पे धान बिके। मैं ये व्यवस्था को एकदम चौपट करके रख दिया है। जो आता है कागजों में कार्रवाई इनकी बहुत बढ़िया हो रही है, एमएसपी पे धान बिक रहा है, लेकिन वर्तमान में वो जो है ऐसा नहीं हो रहा है। किसान जो जाता है, रियल किसान, उसको 52 तरीके के व्यवस्था को खर्चे बता करके ये है वो आपका धान खराब बता जाता। व्यापारियों की तौल हो रही है, इस पर इनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। मैं बस यही कहना चाहूँ, ये किसान एकदम भ्रष्ट है। अब तक जो भी किसान आए, सरकारें आई, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है किसान। आप बताइए, आप कैसा दिखे? ये सरकार सबसे पहले तो किसानों के लिए ये समझ लीजिए एक आग के तरीके से है कि बताइए कि किसान शाम को भोजन करके अपने घर पे सोए, लेटे, आराम करे या अपनी खेती रखाए। आज तक जितनी सरकारें आईं इस तरीके से कोई सरकार भ्रष्ट नहीं थी और रहेगा कैसे, क्या रहेगा? ये तो नहीं रहेगी सरकार। अच्छा चलिए आप बताइए, महिला भैया ये सरकार में हमारे लोग के खेत में, हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोग खेती करते हैं, घर रखा है कि खेत में सिर्फ डेली साढ़ हाँकने में किसी का हाथ टूटता है तो किसी का पैर टूटता है, किसी को क्या होता है, किसी को क्या होता है। हम तो मेरा अब की तो मतलब ये चीज़ है हमारी कि सरकार बदलने से, यानी मतलब सरकार को साढ़ हाँकने से तो अच्छा एक बार साढ़ के मालिक को हाँक दिया जाए, ना रहे बांस ना बाजे बांसुरी। चलिए आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव? इस बार जो है ये हम लोग 2017 में इनको वोट किए थे, इसलिए वोट किए थे कि ये किसान की बात करेंगे। इनके एक हाथ के घोषणा पत्र जिसमें किसान की आय की दोगुने की बात की गई थी, लागत मूल्य पे 50% देने की बात की गई थी। आज तक ना तो आय पे दोगुनी हुई और ना लागत बढ़ी तो खाद की 50 किलो की कट्टी पे बढ़ता है रेट और किसान के 1 कुंतल पे बढ़ता है। दोनों में असमानता की रेखा। डीएपी 1475 तक इस सरकार में बिकी। आज हम किसान परेशान हैं, गाय बछड़े से अलग परेशान हैं। इनके गौशाले जो बने हैं, गौशाले में चारे की कोई व्यवस्था नहीं, ना किसी पशु को। यहाँ से इनकी गाड़ियाँ उठाती हैं, दूसरे गांव में छोड़ देती हैं और वहाँ से फिर पैसा किसान से लेकर के उठा के दूसरे गांव में छोड़ रही हैं। यही काम इनकी सरकार में हो रहा है। ये सरकार इस बार इसको जानी है। हम किसान की दुश्मन सरकार है, इतनी दुश्मन सरकार कोई नहीं थी। 2007 में बसपा सरकार आई थी जिसने 125 रुपये कुंतल गन्ने के दाम बढ़ाए थे। किसान की मुख्य फसल गन्ना है और अखिलेश सरकार ने 85 रुपये बढ़ाया। ये 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए हैं। किसान की आय की दोगुनी की बात करते हैं। इस बार बदलाव चाहते हैं हम लोग। तो देखा आपने जिस तरह से जितने भी किसान थे उनका कहना था कि अब की बदलाव चाहिए, लेकिन आने वाली 27 फरवरी को अब देखना ये है कि अपने इरादे पे कितने खरे उतरेंगे, ये उन्होंने समय बताएगा। रुपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। 5वें चरण के चुनाव की अधिसूचना कल जारी होगी। अयोध्या जनपद में भी कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कलेक्ट्रेट परिसर में 5 विधानसभा के नामांकन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। आज जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार और एसएसपी शैलेश पांडे ने नामांकन स्थल पर बैरिकेडिंग और सीसीटीवी कंट्रोल रूम का स्थलीय निरीक्षण भी किया। नामांकन स्थल पर 22 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एसएसपी श्री पांडे ने नामांकन करने वाले लोगों से अपील की है कि वे चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। इसके साथ ही कोविड गाइडलाइन का भी पालन करें। अगर कोई भी व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है तो जिला प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। अयोध्या जनपद में अयोध्या, गोसाईगंज, बीकापुर, मिल्कीपुर और रुदौली विधानसभा के लिए कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अयोध्या में 27 फरवरी को मतदान होना है। इस बाबत नामांकन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने आज बताया कि 5वें चरण के चुनाव की अधिसूचना कल जारी हो जाएगी। 1 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। 1 से लेकर 8 तक नॉमिनेशन हो रहा है और 9 तारीख को स्क्रूटनी है हमारी और 11 तारीख को नाम वापसी का है। तो ये प्रक्रिया है और इसके लिए हम लोगों ने बैरिकेडिंग सब करा दिया है और सभी तैयारी अच्छी है और सब जगह हम लोगों ने सीसीटीवी लगा दिए हैं। लगभग 22 सीसीटीवी लग गए हैं और यहाँ पे 5 विधानसभा क्षेत्रों का निर्वाचन। निरीक्षण में हम लोगों ने सब व्यवस्थाएं देखी है। सीसीटीवी भी वर्किंग है हमारा और अभी भी तैयारियां चल रही है और आज रात तक सभी तैयारियां बेहतर तरीके से सब हो जाएगा। और जो हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकारी हैं, गेट पे किसको एंट्री देना है, कितनी संख्या में एंट्री देना है, सबको ब्रीफ कर दिया जाएगा और इसके अनुसार लोग को सुविधा होगी। प्रत्याशी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पिछली बार की तरह इस बार थोड़ा चेंजेस किए गए हैं। एक बार में एक प्रत्याशी के साथ 2 लोग साथ में जाएंगे, एंट्री करेंगे और इसी प्रक्रिया से जिनके प्रस्ताव अधिक होंगे तो 2-2 करके वो एंट्री करेंगे। और हम सभी अवगत हैं
विधानसभा चुनाव पंचम चरण में जनपद अयोध्या में 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, उसको लेके कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसको लेके व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराए जा रहे हैं। जो हमारी डिप्लॉयमेंट है वो आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन और कक्ष के बाहर की सुरक्षा है। साथ ही साथ हमारी मोबाइल ड्यूटियाँ शहर में, देहात में जो कैंडिडेट नामांकन के लिए आएंगे, रूट में कहीं किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए व्यवस्था। नामांकन केंद्र में सभी कक्षों का भ्रमण कर लिया गया। वहाँ पे बाहर जो है बैरिकेडिंग की व्यवस्थाएं चेक कर ली गई हैं, प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। तो फोर्स की डिप्लॉयमेंट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आवश्यक है वो सब इंस्टॉल कर लिया गया है। आगे जो फोर्स की है प्रॉपर ब्रीफिंग की जाएगी। सभी कैंडिडेट्स से यही अपील की जाती है कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के जो गाइडलाइंस है नामांकन को लेके उनका 100% पालन करें और साथ ही साथ कोविड को दृष्टिगत रखते हुए जो आवश्यक कोविड प्रोटोकॉल है उसका भी 100% अनुपालन सुनिश्चित कराएं। देखिए, जो भी इसमें चीज़ें स्पष्ट हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, जो आदर्श आचार संहिता है तथा अन्य जो लीगल प्रोविजंस है, उसका जहां भी उल्लंघन पाया जाएगा तो प्रभावी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सूरज चौधरी ने आज आरोप लगाया कि उन्हें चुनाव प्रचार करने से विपक्षी रोक रहे हैं। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट से बसपा प्रत्याशी सूरज चौधरी ने आज मीडिया के सामने यह बात कही। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट से उन्हें प्रचार प्रसार करने से रोका जा रहा है। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों पर आरोप लगाया। यह पूछे जाने पर कि इसकी शिकायत उन्होंने कहीं दर्ज कराई तो उनका कहना था कि उन्होंने एसएसपी से फोन के द्वारा इस बात की सूचना दे दी है। फिलहाल मिल्कीपुर सुरक्षित सीट से बसपा प्रत्याशी सूरज चौधरी ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं मिल्कीपुर का प्रत्याशी हूं। मेरा नाम सूरज चौधरी है और मैं वहीं का रहने वाला हूं। मेरी ग्राम सभा परसपुर 17 है। वहाँ पे जब से मुझे प्रत्याशी बनाया गया, मेरे साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अन्य जो लोग हैं काफ़ी हड़बड़ाए हुए हैं कि ये लोकल कैंडिडेट आ गया हम लोगों के बीच में, हमारा काफ़ी नुकसान होगा। अच्छा रिजल्ट आने की वजह से तमाम जो हमारे हित मित्र हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। लोग हड़बड़ाए हुए हैं और मेरे ऊपर तमाम तरीके का दबाव बनाया जा रहा है, रोका जा रहा है मुझे प्रचार करने से। मुझे खतरा है तमाम तरीके का। कौन सी पार्टियां हैं वो जो इस तरह का काम कर रही हैं? सत्ताधारी जो दल है उसके ज़रिए जो है मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और तमाम तरीके के अराजक तत्व हैं, मुझे वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं मेरा चुनाव करने के लिए, जिसकी जो सूचना है मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद को एवं एलआईयू जब मेरे से रिपोर्ट ले कि मैंने उनको भी सूचित कर दिया है। मेरे साथ कभी भी कोई दुर्घटना जो सत्ता दल है और जो हमारे कंपटीटर नेता लोग हैं उनके द्वारा किया जा सकता है, मेरे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है या कोई बड़ी अप्रिय घटना उनके द्वारा की जा सकती है। किस शिकायत अभी आपने कहीं की? मैंने शिकायत टेलीफोनिक जो है लिखित को करके, लिखित में भी कोई शिकायत करने का, चूँकि हम प्रचार के लिए बार बार उधर जाना पड़ रहा है तो हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन मैंने फ़ोन के माध्यम से सूचना दे रखी है। अयोध्या विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रीता मौर्य ने आज कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद रहे डॉक्टर निर्मल खत्री से आशीर्वाद लिया। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा, सपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। सभी जनसंपर्क में जुट गए हैं और अपनी योजनाएं अवगत करा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अयोध्या विधानसभा चुनाव मैदान में राम नरेश मौर्य की पत्नी रीता मौर्य उतरी हैं। माननीय प्रियंका गांधी जी ने चुनाव की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी घोषणा की थी कि हम 40% टिकट महिलाओं को देंगे और अभी तक 3 लिस्टें जो कांग्रेस की आई हैं उसमें हम लोगों ने देखा है कि हर लिस्ट में उस वादे को धरती पर उतारा गया है, पूरा किया गया है। ये एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा उनके द्वारा हुई है और मैं समझता हूँ कि वो चाहे अयोध्या हो या चाहे और जगह के उम्मीदवार हों, ये सिर्फ उम्मीदवारों तक ही ये मामला नहीं होना चाहिए। ये जो महिला वर्ग है उसको ये महसूस करना चाहिए, यानी जो महिला वर्ग वोटर है उसे ये महसूस करना चाहिए कि पहली बार किसी पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान उस वर्ग को दिया है, इसलिए वो आगे बढ़ करके प्रियंका जी के हाथों को मजबूत करें। और यकीनन इस काम में अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी, लड़कियां आगे बढ़ेंगी
तो तमाम उनके हितों में उन्होंने जो घोषणाएं की हैं वो भी मूर्त रूप ले पाएंगी जब कांग्रेस की सरकार बनेगी। महिलाओं के लिए उन्होंने कहा है कि हम 3 गैस सिलेंडर फ्री देंगे, बस में यात्रा फ्री कराएंगे, हम लड़कियों को स्कूटी और स्मार्टफोन देंगे। तो ये सब चीज़ें जो महिलाओं के लिए उनकी घोषणाएं हैं, सोच हैं, उसके लिए महिला आगे आए। और फैज़ाबाद में भी जो महिला उम्मीदवार यहाँ पर अयोध्या में रीता जी हुई हैं और अन्य जगहों पर जो भी महिलाएं उम्मीदवार हुई हैं, वो सब लोग महिला वर्ग के सपोर्ट से विजयी हों, जीतें, यही मेरी केंद्र सरकार के खिलाफ आज संयुक्त किसान मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर अयोध्या में भी आज संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विश्वासघात दिवस मनाया। शहर के तिकोनिया पार्क के पास सैकड़ों की संख्या में जमा किसान नेता और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच अयोध्या पुलिस ने किसानों को समझा बुझाकर शांत किया। किसान मोर्चा के नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से प्रेषित किया। घनश्याम वर्मा, राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन, ने बताया कि सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ आज ये प्रदर्शन था और इस प्रदर्शन के जरिए एक ज्ञापन आज सौंपा गया है। फिलहाल आज विश्वासघात दिवस संयुक्त किसान मोर्चा मना रहा है। गोसाईगंज विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आरती तिवारी ने सोमवार को रामपुर भगन, तारुण, ननसा बाजार में जनसंपर्क करते हुए अपने पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान बड़ी तादाद में मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया। बता दें कि आरती तिवारी इन दिनों सघन जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। आज पूर्व जिला पंचायत सदस्य सियाराम वर्मा तथा जमुना प्रसाद निषाद ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। को लेके हो, महिलाओं को लेके हो, हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। उसी पार्टी के नेताओं के रस्ते तरफ में चलना चाह रहे हैं। जी, विरोधियों से हम नहीं निपटेंगे, हमारी जनता निपट रही है।